नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। दोस्तों, आज बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियों ने अपने पांव जमाए। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि वास्को डी गामा पहला यूरोपीय यात्री था जो भारत समुद्री मार्ग से पहुंचा 1498 में। 1498 और भारतीय सभ्यता, भारत देश और भारत देश के बारे में जानकारी क्या यूरोपियंस को इससे पहले नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। परंतु इसके बाद भी यूरोपियंस को समुद्री मार्ग से भारत आने में इतना लंबा समय कैसे लग गया? वो पहले समुद्री मार्ग से भारत क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या उन्हें आने नहीं दिया गया या उन्हें पता नहीं था? क्या चीज थी, इस पे हम पर डिस्कस करते हैं। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिजिटल तैयारी चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि भारत में यूरोपियंस ने अपने पांव कैसे जमाए, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे हुआ। इसके लिए आपको थोड़ा सा यूरोप का जो नक्शा है इसको थोड़ा आप अध्ययन करें या ध्यान से देखें। तो मैं आपको एक चीज जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं वो है कॉन्स्टेंटिनोपोल, या जिसे कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। वर्तमान में इस जगह का नाम इस्तांबुल है। क्या है? इस्तांबुल। उस समय इसको बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपोल। वर्तमान में एक देश है तुर्की या टर्की जिसको आप बोलते हैं। तुर्की में ही ये कॉन्स्टेंटिनोपोल स्थित है। एग्जैक्टली आप देखिए जहां पर मैंने डॉट लगाया है। आप अगर देखिए तो तुर्की का ये वाला जो पूरा इलाका है ये एशिया महाद्वीप है। ये पूरा कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और इस तरफ आप जाएंगे तो ये जो महाद्वीप है ये कौन सा है? यूरोप। तो आप देखें कि तुर्की का ये जो एक जंक्शन है जहां पर कॉन्स्टेंटिनोपोल स्थित है वो एक जंक्शन के तौर पर काम करता है, मीटिंग पॉइंट के तौर पे काम करता है। तो यूरोपीय व्यापारी जो हैं ये सब यूरोप के कोने कोने से यहां पर पहुंचते थे। एशिया के व्यापारी भी कोने कोने से, अरब व्यापारी भी, सब लोग यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपोल पहुंचते थे, आपस में अपने सामान का एक्सचेंज करते थे और वापस अपने अपने देश निकल जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों ने कब भारत देश के बारे में सुना था क्योंकि भारत से मसाले, सिल्क, कॉटन ये सब चीजें आती थी, पर इन्होंने कभी भी भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग ढूंढने की चेष्टा नहीं की क्योंकि इन्हें यह पता था कि इस तरफ सारी भूमि है, कोई समुद्र है नहीं, ज्योग्राफी का इतना आइडिया नहीं था। अरब व्यापारी इस मामले में बड़े होशियार थे। अरब व्यापारियों को अगर आप देखें तो भारत आने का रास्ता मालूम था। अभी एक और मैप लेता हूं मैं, उसमें बताऊंगा। उन्हें भारत अरब सागर के रास्ते आने का रास्ता मालूम था, बट उन्होंने कभी भी इसे यूरोपीय व्यापारियों के साथ शेयर नहीं किया। यूरोपीय व्यापारी ने भी देखा इतना दूर जाने की जरूरत क्या है, जब ये अरब व्यापारी हैं, एशियाई व्यापारी हैं, ये हमें सामान लाके यहीं पे दे देते तो हम क्यों जाए। पर दोस्तों, इस पूरे सिस्टम में गड़बड़ हो गई 1453 में, 1453। ये वर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वह वर्ष है जब ऑटोमन साम्राज्य, हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में लिख दूं तो इसको उस्मानी साम्राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्मानी साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य के शासक महमद द्वितीय ने कब्जा कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपोल, कुस्तुनतुनिया पर। ये एग्जैक्टली यहां पर देखिए आप, एक चीज और थी कि ये मध्यकाल का इतिहास का जो दौर है इसमें इस्लामिक और क्रिश्चियंस जो फोर्सेस थी, जो सेनाएं थी, इनके बीच में युद्ध लड़े गए क्रूसेड के नाम से, धर्म युद्ध के नाम से। इनके बीच में एक बड़ा ये झगड़ा चलता रहता था कि जो ये पवित्र इलाके थे, खास करके जेरूसलम, इसके ऊपर कब्जे को लेकर। ऑटोमन साम्राज्य भी एक मुस्लिम साम्राज्य था। कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन के कब्जे से पहले बेंजेटिन एम्पायर, जो कि क्रिश्चियन फेथ के थे, जो लोग ईसाईयत धर्म को मानते थे, उनका शासन था। परंतु अब शासन किसका हो गया? महमद का हो गया। ऐसी स्थिति में अब इस इस्तांबुल से अगर यूरोपीय व्यापारियों को गुजरना है तो उन्हें महमद की प्रोटेक्शन में गुजरना पड़ेगा, जो कि अभी इतनी मजबूत नहीं थी जैसे पहला सिस्टम था। क्यों? क्योंकि अब क्रिश्चियंस व्यापारी जो थे उन्हें जो दूसरी सल्तनत है, ऑटोमन रियासत है, वहां पर एक तो हैवी टैक्सेस,
भारी कर देकर गुजरना पड़ता था, साथ ही साथ जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी भी नहीं थी। अब ये लोग घबराने लगे। यूरोप और एशिया के बीच का ये जो ब्रिज था, अब ये एकदम से बंद हो गया। हालांकि महमद ने कभी इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया कि आप आ जा नहीं सकते वगैरह, पर एक जनरल फियर हो जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देखें तो जो बड़े बड़े उस समय के रियासतें थी, जैसे फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, डच, नीदरलैंड के निवासी, डेनिश लोग, डेनमार्क के निवासी, और इनकी नेवी भी बड़ी मजबूत हुआ करती थी। इन सभी ने अपना एक, जिसको कहते हैं ना, एक सूत्री कार्यक्रम बना लिया कि भारत जाना है, भारत जाने का सामुद्रिक मार्ग ढूंढो, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, पता तो था नहीं। तो ऐसी स्थिति में यूरोप की ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये सभी भारत आने का मार्ग ढूंढने लग गई। अब आपने एक नाम सुना होगा, किसका? कोलंबस का। कोलंबस भी इटली का एक यात्री था और चला था तो भारत ढूंढने ही चला था, परंतु अटलांटिक महासागर में भटक गया और 1492 में उसने कैरेबियाई द्वीप समूह, वर्तमान में ये वेस्ट इंडीज वगैरह है ना, वो इन द्वीपों पर पहुंच गया था। उसको लगा मैं वहां इंडिया आ गया हूं, पर बाद में पता चला कि भाई ये तो मैं कोई गलत जगह आ गया हूं। आगे चलकर अमेरिगो वेस्पुची नामक एक और नाविक जो है, वर्तमान में जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसकी मुख्य धरती पर पहुंचा। तो इस प्रकार से एक नए महाद्वीप की इन्होंने स्थिति का पता लगा लिया। भारत आने में सक्सेस नहीं हुए। भारत आने में सक्सेस हुआ 1498 में वास्को डिगामा, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डिगामा ने एक बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी लगाई। उसने कहा कि देखो, वास्को डिगामा ये पुर्तगाल का निवासी था, ये पुर्तगाल है, और पुर्तगाल और आप देखें तो अफ्रीका महाद्वीप बिल्कुल क्लोज है। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप यहीं पर, पुर्तगाल के रास्ते जो है एक दूसरे से एकदम बहुत पास में। यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। नीचे पूरा अफ्रीका महाद्वीप, ऊपर यूरोप महाद्वीप। उसकी अप्रोच क्या थी वास्को डिगामा की, कि मेरे को जहां तक तट दिखेगा, तट समझते हो ना, कोस्ट, उसके सहारे सहारे मैं दक्षिण की तरफ जाऊंगा, देखते हैं ये भूमि कहां तक है। उसने सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई और वो चलता रहा, तट के सहारे सहारे चलता रहा, और लास्ट में जाके वो यहां केप ऑफ गुड होप पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका देश है वर्तमान में। यहां पर उसने कई लोगों से पूछा करा, इंडिया जाना है, भारत जाना है, रास्ता किसी को जानता है, करता है। तो यहां पर उसको अब्दुल मजीद, एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी मिला, जो कि स्वयं कुछ लुटेरों के चक्कर में फंस गया था और अब उसे यहां से वापस अपने देश भारत जाना था। उसने वादा किया कि अगर आप मुझे मेरे देश ले जाने का वादा करें तो मैं आपको भारत जाने का मार्ग बता सकता हूं। अब्दुल मजीद की सहायता से ये पुर्तगाली जो हैं, ये फिर से अफ्रीका महाद्वीप के सहारे सहारे चलते हुए सीधा पहुंच गए वर्तमान के केरल तट, जिसे मालाबार तट भी कहा जाता है। यहां पर उस समय जमोरिन का शासन था। जमोरिन उपाधि है, उस समय मालाबार तट के राजा को कहा जाता था। तो 1498 में वास्को डिगामा पहला यूरोपीय यात्री बना जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। अब कई लोग कहते थे भारत की खोज करी। भारत की खोज नहीं करी उसने, भारत तो यही था। भारत, यूरोप से समुद्री मार्ग के भारत आने की उसने खोज करी, मार्ग, समुद्री मार्ग को उसने बताया। वास्को डिगामा यहां आने के बाद राजा जमोरिन के दरबार में गया। वो भी देख के अजीब से उन्होंने, जमोरिन ने कहा एकदम गर्म कपड़े पहन के कौन आदमी यहाँ आ गया है। हमारे यहाँ तो केरल में है, दक्षिण भारत में काफी गर्मी रहती है, सर्दियों का तो इतना सीन होता नहीं है। वास्को डिगामा से बातचीत के बाद जमोरिन ने उसे अपने राज्य के अंदर कुछ दिन रहने की अनुमति दे दी। पता चला अरब यात्रियों को कि पुर्तगाली लोग यहां पहुंच चुके हैं, और ये जो पूरा मालाबार तट है, कोंकण तट है, वर्तमान के केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहां पर अरब व्यापारियों का अच्छा खासा होल्ड था, इनकी बस्तियां थी। आज भी आप लक्षद्वीप समूह को देखें, लक्षद्वीप समूह पर रहने वाले अधिकांश, मतलब 95% ऑलमोस्ट जनसंख्या जो है
वो अपने आप को अरब व्यापारियों का वंशज ही बताती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर अरब व्यापारियों को समझ में आ गया कि हमने आज तक कभी यूरोपियंस को यहाँ आने का रास्ता बताया नहीं, और अब यूरोपियंस को यहाँ आने का रास्ता मालूम हो गया, अपना व्यापार खराब कर देंगे। उन्होंने जमोरिन से शिकायतें शुरू करी कि यार ये ठीक नहीं है। फिर भी वास्को डी गामा यहाँ से भारी मात्रा में जो उसे चाहिए था वो लेके निकल गया। उसे चाहिए थे काले मिर्च मसाले, जो कि यूरोप में बहुत डिमांड में थे। यहाँ से जाने के बाद पूरा 1 साल उसे लगा वापस पहुंचने में अपने देश। अपने देश वालों को उन्होंने बताया कि मैंने भारत जाने का मार्ग ढूंढ लिया है, और इस यात्रा से वास्को डी गामा को बहुत प्रॉफिट भी हुआ। इसके बाद तो पुर्तगालियों का लगातार भारत आना और जाना बन गया। 1500 के अंदर वास्को डी गामा के 2 साल बाद ही पुर्तगालियों ने अपने जमोरिन के माध्यम से, जो कि यहाँ का शासक था, अपने आप को सुदृढ़ कर लिया। मतलब जमोरिन ने अपनी सेना इनको सुरक्षा के लिए दे दी ताकि अरब व्यापारियों के हमले से ये लोग सुरक्षा कर सके। 1500 में एक फ्रांसिस अल्बुकर्क जो है इनका वायसराय बन के आया। 1510 के अंदर उस अल्बुकर्क ने ही जमोरिन के महल पर ही आक्रमण कर दिया और उस महल को लूट लिया। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि 1529 में इन्होंने गोवा को जीत लिया और गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। अब धीरे धीरे इस समय यहां पर जो है आदिल शाही सल्तनत बीजापुर का कंट्रोल था, परंतु उनसे छोटे छोटे जो इनके तटीय इलाके थे वो सब पुर्तगालियों ने छीन लिए। ऐसी स्थिति में पुर्तगाली जो हैं भारत के पश्चिमी तट के ऊपर एक बड़ी महाशक्ति बन गए। यहां पर गोवा, आगे दमन, दीव, सूरत, यहां पे इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। साथ ही साथ ये अरब सागर का जो पूरा इलाका था, यहां पे इन्होंने अपने जहाजी बेड़े बैठा दिए। कोई भी विदेशी जहाज को ये इस अरब सागर में घुसने नहीं देते। तो आप समझे लगभग 100 सालों तक पुर्तगालियों की ये भारत आने जाने वाले मार्ग में जो है ना, मार्ग पर एकाधिकार रहा, कोई नहीं पहुंचा यहां। इस समय तक भारत में दिल्ली में भी जो है दिल्ली सल्तनत में परिवर्तन हुआ और मुगलों की स्थापना हो चुकी थी। बाबर, हुमायूं और फिर अकबर। 1580 में पुर्तगालियों ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल अकबर के दरबार में भी भेजा। पुर्तगाली व्यापार और एक अपने आप को एक साम्राज्यवादी शक्ति के साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में भी लिप्त रखते थे। बड़ी मात्रा में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए यहां पर जो मॉन्क्स वगैरह हैं वो आया करते थे और भारत में घूमकर धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और उन्होंने ही कहा कि भारत के राजा का भी धर्म परिवर्तन करवाना चाहिए, जो कि उस समय अकबर था। उन्होंने अकबर का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया, पर वो उसमें सफल नहीं हुए। अंततः सूरत और यहां पर जो है मुगलों के साथ जो व्यापार है पुर्तगालियों ने वो शुरू कर दिया, और अच्छा मुनाफा भी कमाकर पुर्तगाली मुगलों को देते थे। यही कारण है कि जब 1608 के अंदर जेम्स हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया अंग्रेज, उसे पश्चिमी तट पर व्यापार करने की छूट नहीं मिली, क्योंकि पुर्तगालियों ने वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था। अंग्रेजों को व्यापार करने नहीं दिया गया। परंतु 1611 के अंदर पुर्तगालियों से गलती हुई। उन्होंने मुगलों के सामान का ही एक जहाज लूट लिया, जो कि हज की तरफ जा रहा था, मक्का मदीना। इससे तो बहुत ज्यादा जो है नाराजगी हुई जहांगीर को, और जहांगीर ने इस यूरोपीय शक्ति के खिलाफ एक और यूरोपीय शक्ति को खड़ा कर दिया, जो कि अंग्रेज। 1611 में पहली अंग्रेज व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित होती है। आधिकारिक रूप से सर थॉमस रो जो 1615 में आता है, उसे जहांगीर बकायदा भारत के अंदर व्यापार करने के लिए अनुमति पत्र प्रदान कर देते। अब धीरे धीरे पुर्तगालियों का प्रभाव जो है वो अंग्रेजों के आगे घटने लगता है। पुर्तगाली लगातार अपने धर्म परिवर्तन वाले काम के कारण मुगलों के निशाने पर रहते हैं। औरंगजेब के काल में एक बार हुबली पर इनका मुगलों से झगड़ा हो जाता है धर्म परिवर्तन के नाम पर ही, और औरंगजेब इनके सारे राइट्स जब्त कर लेता है।
हालांकि बाद में माफी मांगने के बाद वापस इनका व्यापार शुरू हो जाता है। परंतु अंततः आगे जाने पर आप ये देखेंगे कि पुर्तगालियों से भी ज्यादा मजबूत जो है वो अंग्रेज निकले। यही कारण था कि भारत के अंदर पुर्तगाली बहुत ही छोटे इलाके में सीमित रह गए और बाकी जो सारा भारत का इतना बड़ा क्षेत्रफल था उस पर राज्य अंग्रेजी शक्ति ने कायम। हालांकि फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत में अगर 1498 में सबसे पहले आने वाले यात्री यूरोपीय थे तो भारत से सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, तो अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। पहले आने वाले भी पुर्तगाली और जाने वाले भी पुर्तगाली। भाई 1498 के अंदर आया वास्को डी गामा, 1661 में हमने गोवा खाली कराया। अंत तक ये गोवा है, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है, ये सब पुर्तगालियों के कब्जे में थे। 1961 में खाली कराया हमने। तो आने वाले भी सबसे पहले यही और जाने वाले भी। तो ये कुछ इलाके हैं जैसे आप देख सकते हैं, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है ना, ये सब जो हैं, खास करके आपको जो ये पीले रंग में दिख रहा है ना गोवा, ये सब पुर्तगालियों की कॉलोनी थी भारत। तो दोस्तों ये था भारत में पुर्तगालियों के आने का क्रम, किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और किस प्रकार अंग्रेजों की शक्ति के कारण उन्हें फिर से विमुख होना। पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी डच, वर्तमान में जिसे आप नीदरलैंड्स कहते हैं, पहले हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था। यहां के निवासी डच कहलाते हैं। अब देखिए डच लोग जो हैं उनकी नाविक शक्ति, उनकी नावें यूरोप के अंदर सबसे उत्तम मानी जाती, जिसका कोई सानी नहीं है। उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग। यही कारण था कि अरब सागर के अंदर पुर्तगालियों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के बाद भी ये डच नाविक जो हैं ये रुके नहीं और ये भारतीय तट तक पहुंच गए। तो पुर्तगालियों के बाद भारतीय तट पर पहुंचने वाले कौन हैं? डच। लगभग 1602 के आसपास ये लोग भारत पहुंचे। हालांकि भारत से ज्यादा इंटरेस्ट इन डच लोगों को जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वर्तमान में सिंगापुर है, यहां पर इनको ज्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि भाई मसाले है, रबड़ है, इस तरह की चीजें प्राप्त करने के लिए यहां आते थे। और आप देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया और यहाँ के भी घने जंगलों के अंदर इन चीजों की कोई कमी तो थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये भारत को हमेशा एक स्टॉपेज के रूप में देखते थे। इन्होंने ना कभी भारत के ऊपर कोई बड़ा व्यापार स्थापित करने की कोशिश करी, ना ही कब्जा करने की कोशिश करी। फिर भी इन्होंने भारत के अंदर अपने कुछ स्थान जो हैं उनको सुरक्षित रखा, जैसे नागापट्टनम, कोचीन, श्रीलंका के अंदर कोलंबो, ये इनके प्रमुख इलाके थे। हालांकि ये मलक्का, जकार्ता, अंबियाना, यहाँ पे आपको मिलेगा अंबियाना, ये इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट का हिस्सा था, जिसके लिए इन्होंने बाद में चलकर यहाँ पर अपना होल्ड बना लिया और लंबे समय तक यहाँ पर शासन भी किया। ये भी कॉलोनियल पावर हो गए थे। तो भारत के अंदर आप देखेंगे कि पुर्तगालियों के बाद आए कौन? डच। पर डचों ने यहाँ पर जिसको कहते हैं ना शासन स्थापित करने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने अपनी शक्ति के बलबूते जितना सामर्थ्य था, जितनी जगह, जितने इलाके वो होल्ड कर सकते थे, उन्हीं को होल्ड करा। हालांकि भारत में उन्होंने एक समय पर कई सारी बस्तियां बसाई भी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये नागापट्टनम, मछलीपट्टनम, यहाँ पे कई जगहों पर अपनी बस्तियां बसाई। परंतु अंग्रेजों से होने वाले कंपटीशन और युद्ध की स्थिति को देखते हुए उन्होंने यहाँ से टल जाना ही उचित समझा और एक मौके पर तो इन्होंने अपने लगभग सारे के सारे ठिकाने जो है 1846 में अंग्रेजों को बेच ही दिए थे। बात समझ रहे? तो बेसिकली कौन कौन है? पुर्तगाली और डच व्यक्ति। तो दोस्तों इस लेक्चर में आपने मुझसे जाना कि किस प्रकार भारत में पुर्तगाली और डच शक्तियों का आगमन हुआ। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कैसे आए और किस प्रकार से इन्होंने आपस में युद्ध किए और अंततः ब्रिटिशर्स की जीत हुई और ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत में एक लंबे समय तक शासन करने में कामयाब हुए। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलता हूं मैं आपसे।
धन्यवाद। Please like, share